हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, अभी तक हमने शिवाजी के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ लिया है। शिवाजी की डेथ 1680 में होती है, किस तरीके से उन्होंने अपने एम्पायर को स्टेबलाइज़ किया वो सीक्वेंस हमने समझ लिया है, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने समझा विथ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम बात करने वाले हैं संभाजी की, एंड संभाजी वॉज नथिंग बट दैट वॉज द सन ऑफ द शिवाजी। शिवाजी के बेटे होते हैं, 1680 से 1689 तक ये रूल करते हैं। अब क्या सीक्वेंसेस होता है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमने देखा था कि औरंगज़ेब है और औरंगज़ेब का एक बेटा होता है, एंड द सन ऑफ औरंगज़ेब इज़ कॉल्ड द अकबर। अकबर, ये अकबर वो नहीं है, ठीक है, अकबर सेकंड भी नहीं कहा जाता है, जनरली इनका कुछ रोल नहीं है, तो इनको हम सामान्य अकबर के नाम से जानते हैं। तो अकबर वॉज द सन ऑफ द औरंगज़ेब एंड ही वॉज डिमांडिंग सम काइंड ऑफ द थिंग्स। जैसे बच्चा एक अपनी डिमांड करता है, मांग करता है अपने पप्पा से, वैसे ही कुछ औरंगज़ेब से अकबर डिमांड करते हैं। अब होता ये है कि अकबर इज़ डिमांडिंग समथिंग टू द औरंगज़ेब एंड औरंगज़ेब वॉज बिजी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। औरंगज़ेब साहब बोलते हैं कि भैया मैं तो अपने काम में बिजी हूँ, आप जो है थोड़ा सा अपनी मांगों को होल्ड करिए। ओके, ठीक है। अकबर क्या करता है? रिवॉल्ट कर देता है, बोला विद्रोह, ठीक है। ही वॉज गोइंग फॉर द रिवॉल्ट्स। अब विद्रोह होता है तो विद्रोह को सपोर्ट करने वाला कौन है? संभाजी। और हम यहाँ देखते हैं अकबर एक विद्रोह कर देता है, मतलब अपने फादर के विरोध में, और फादर के विरोध में जब ये विद्रोह करता है तो ये संभाजी की सपोर्ट में चला जाता है।
अब सामाजी, और हम ऐसा कह सकते हैं कि सामाजी जो शिवाजी के सन होते हैं, और शिवाजी और औरंगज़ेब का तो 36 का आंकड़ा पहले से ही चला है। तो ये डिस्प्यूट जो है वो और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर औरंगज़ेब बोलता है कि हम बेटे अकबर तुमको तो बाद में देखेंगे, संभाजी हम पहले आपका सांभर बना देंगे। मतलब संभाजी जो है उनको पकड़ा जाता है और उनको बोला जाता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द इस्लामिक रिलीजन्स, आपको इस्लाम धर्म जो है वो आपको कबूलना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा ऐसा सीक्वेंसेस देखने को मिलता है। तो औरंगज़ेब फाइनली क्या करता है, संभाजी को मरवा देता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री की ये काफ़ी दर्दनाक मौतों में से एक है। उनके शरीर में भूसा भरने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा ऐसा सीक्वेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एक सीक्वेंसेस मिलता है। और इसके साथ साथ औरंगज़ेब क्या करता है, संभाजी का बेटा जिसका नाम होता है साहू को भी कैप्चर कर लेता है और साहू को पकड़कर जेल में डाल देता है। और जेल में ये कब तक रहेगा, जेल में ये रहेगा जब तक कि औरंगज़ेब साहब जो है उनकी डेथ नहीं हो जाती है। और औरंगज़ेब की डेथ ही हमें बताती है कि यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। और 1707 में ये साहू जी रिलीज़ होंगे। एंड साहू जी वॉज द सन ऑफ द संभाजी। तो ये सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 1707 तक जेल में रहेंगे कौन, साहू जी। तो थोड़ा सा इनको समझिएगा और ये सीक्वेंसेस को हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, संभाजी की बात करते हैं। तो संभाजी जो है अकबर को, ये हमने देख लिया है, ये सीक्वेंस पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। और जब ये औरंगज़ेब जो है 1682 के आसपास अपने बेटे के रिवॉल्ट के पीछे पीछे जो है वो जाता है और साउथ में वापस नहीं आ पाता। और ये हमने देखा था कि किस तरीके से वो दक्कन के एरिया में इन्वॉल्व होता है और इस तरीके से घटनाएं देखने को मिलती। एंड वी हैव सीन दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टीज़ कि डेक्कन के एरिया में यदि औरंगज़ेब जाता है तो औरंगज़ेब वहाँ पर इस सीक्वेंसेस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता है और यही मुग़लों के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस सीक्वेंस इन द औरंगज़ेब। आप प्रीवियस एपिसोड में जाकर औरंगज़ेब को समझ सकते हैं और मैंने आपको बताया बाकायदा इस चीज़ के बारे में। संभाजी के साथ उनके एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है कवि कलश की भी जो है कविता निकल जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनको पकड़ा जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। एक बड़ा सीक्वेंस चलता है लंबा चौड़ा, तो आप थोड़ा सा इधर से समझते हैं। संभाजी के बेटे साहू जी को कैद में रखा जाता है, ये हमने देख लिया। नाउ द थ्रोन इज कैप्चर बाय द राजाराम। एंड राजाराम, हु वॉज राजाराम? राजाराम वॉज नथिंग बट दैट वॉज द सन ऑफ द शिवाजी। शिवाजी के दूसरे बेटे होते हैं जो संभाजी के बाद सत्ता में आते हैं। एंड ही वॉज होल्डिंग द थ्रोन 1689 to 1700, 1700 तक ये रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मराठा और मुग़लों के बीच में जो है वो कहानी आपको देखने को मिल रही है। संभाजी के बाद उनके बेटे संभाजी के ब्रदर होते हैं राजाराम, शिवाजी के होते हैं। अब राजाराम के पीछे ये देखने को मिलेगा, सीक्वेंसेस ये हैं कि देयर वाज ए डिस्प्यूट, देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन द मुगल्स एंड द मराठास। तो ये लड़ाई झगड़ा जो है वो चल रहा है। अब राजाराम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल रायगढ़ को छोड़ देते हैं। ही लेफ्ट द रायगढ़, ठीक है, एंड ही दैट मीन्स मूव टूवर्ड द विशालगढ़ नाम की जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर ये अपनी कैपिटल स्टेबलाइज करते हैं। इसके बाद वो जिंजी चले जाते हैं और 1698 तक वो रहते हैं और फाइनली वो पहुंचते हैं सतारा, और सतारा में जाके अपनी एक नई कैपिटल स्टेबलाइज करते हैं। अब ये सीक्वेंसेस अभी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा आगे, फिर इसको एक समराइज वे में हम देख लेंगे। मोटे तौर पर हमें ये समझना है कि राजाराम वॉज द पर्सन, ठीक है, वो व्यक्ति है जो अपनी कैपिटल को बराबर चेंज कर रहा है। एंड ही वॉज चैलेंजिंग द मुगल्स, ठीक है, मुगलों को लगातार चैलेंज कर रहा है। ये सीक्वेंस आपको यहाँ से समझ सकते हैं। एंड फाइनली दे आर गोइंग टू सेटल डाउन इन द सतारा। ये थोड़ा थोड़ा देखते हैं। और यहीं सतारा में इन भाई साहब की डेथ हो जाएगी। कब हो जाएगी? 1700 में। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति तो जेल में है, ठीक है, जिसका नाम है साहू जी। 1700 में राजाराम की डेथ हो गई। अब सत्ता में कौन आएगा? हु विल होल्ड द पावर, ठीक है, छत्रपति की रूप में वो शासन कौन करेगा? तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा कि छत्रपति के तौर पर काम करेंगे शिवाजी सेकंड। एंड शिवाजी सेकंड इज नथिंग बट दैट इज द सन ऑफ द राजाराम। राजाराम के बेटे होते हैं और उनकी मदद जो है वो कौन कर रहे हैं? वो ताराबाई कर रहे हैं। इस तरीके से सत्ता में सीक्वेंसेस देखने को मिलेगा। और ये ताराबाई और शिवाजी कब तक शासन करेंगे? 1707 तक। क्यों? क्योंकि 1707 में साहू जी जो जेल में बंद हैं वो उनको रिलीज कर दिया जाएगा मुगल बादशाह के द्वारा।
आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे। और साहू जी जैसे ही रिलीज होंगे, जो व्यक्ति जेल में है वो छूट कर आएगा और वो क्या करेगा, इनके साथ दैट मीन्स सिविल वॉर करेगा, जिसको हम गृह युद्ध कह सकते हैं। तो ये दो डायनेस्टीज के बीच में, मतलब शिवाजी के दो बेटों के बीच में, दो ए और बी के बीच में लड़ाई हो रही है, और ये लड़ाई होगी खेड़ा का युद्ध। एंड दिस बैटल ऑफ खेड़ा 1707 डिसाइड द हु विल बी द नेक्स्ट छत्रपति। और 1707 में ये जो छत्रपति जो है वो कौन होंगे, साहू जी होंगे, और ये 1749 तक रहने वाले हैं। तो ये सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगी, और शाहू जी की विजय हो जाती है, और शाहू जी इस तरीके से सत्ता में आते हैं और वो कहते हैं अब की बार मेरी बारी। ये है कहानी साहू जी की विजय की। मैंने आपको खेड़ा का युद्ध भी बताया है, अभी हम इनको थोड़ा सा देख लेते। तो एक लंबा मैंने सीक्वेंसेस बता दिया है, अब ये पॉइंट्स को हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। संभाजी के एंड के बाद राजा राम आते हैं सत्ता में, ठीक है, और ये यहाँ से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं बराबर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, समझ लिया है। जिंजी के बाद सतारा को अपनी कैपिटल बताते हैं और इनकी डेथ हो जाती है यहीं पर। इनका कंट्रीब्यूशन केवल यही है कि इन्होंने एक पोस्ट बनाई थी, इस पोस्ट का नाम है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि वही चीज़ है जो हमने अष्टप्रधान देखा था, और अष्टप्रधान में हमने देखा था कि 8 उनके मंत्रीज होते हैं, और उस एडमिनिस्ट्रेशन में इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ आप देख सकते हैं। तो प्रतिनिधि इनका एक कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपको समझना है। द नेक्स्ट वन इज़ द, तो देखिए सॉरी, राजा राम के बाद कौन आते हैं सत्ता में, राजा राम के बाद आएंगे उनकी वाइफ जिनका नाम है ताराबाई। ताराबाई इसलिए हैं क्योंकि जो छत्रपति की पोस्ट जो हैंडल कर रहे हैं वो है माइनर चाइल्ड जिनका नाम है शिवाजी, और इस तरीके से ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा। शिवाजी सेकंड एंड ताराबाई 1700 से 1707। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, मतलब ये क्या होता है कि मतलब इसकी गार्जियन के तौर पर काम करते हैं, और ये बहुत ही कम एज के होते हैं। थोड़ा बहुत इनके द्वारा कि किले विले जीत लिए जाते हैं। थोड़ा बहुत जो किले हैं वो कौन से हैं, मतलब दे आर जस्ट चैलेंजिंग, दे आर कंटिन्यूस चैलेंजेस टू द मुगल्स, और मुगलों से इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस ये आता है कि 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगी तो अगला बादशाह मुगलों में कौन आएगा, वो आप सबको पता है, बहादुर शाह फर्स्ट। अब बहादुर शाह फर्स्ट जो होता है बहुत ही ओल्ड मतलब शासक होता है, 65 के आसपास उसका एज होता है। जब बूढ़ा व्यक्ति जो होता है तो वो क्या करता है, लड़ाइयाँ नहीं करता, लेकिन उसके पास अनुभव बहुत हो जाता है। He was having so kind of the experiences of the politics, ठीक है। और इसी पॉलिटिक्स के तहत वो क्या करता है, साहू जी को रिलीज़ कर देता है। बोला ये काम करते हैं कि साहू जी को जब रिलीज़ कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये चैलेंज करेगा दूसरे मराठास को, मतलब दूसरे मराठास मतलब कौन, शिवाजी सेकंड को, और इनके बीच में लड़ाई होगी और उसके मजे हम लेंगे। तो देयर वॉज ए बिगिनिंग ऑफ द सिविल वॉर इन बिटवीन द साहू जी एंड द ताराबाई, ठीक है। मतलब हम ताराबाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है शिवाजी सेकंड जो है वो माइनर चाइल्ड है, और इस लड़ाई के फलस्वरूप हम देखते हैं वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ द बैटल ऑफ खेड़ा। और ये बैटल ऑफ खेड़ा जो है वो कौन जीतेगा, 1707 में साहू जी जो है वो जीत जाएंगे, और शाहू जी जो है सत्ता में आते हैं, और ये मैंने आपको अभी अभी बताया। अब आती है बारी साहू जी की। तो 1707 की लड़ाई बहुत ही खास होती है, और इस तरीके से सत्ता में आएंगे साहू जी, ठीक है, और ये 1749 तक रहेंगे। अभी तक जो सीखा है उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि एक लंबा सीक्वेंस हमने देख लिया है, और आप देख लीजिए शिवाजी के 2 बेटे, ठीक है। शिवाजी के दोनों बेटे जो हैं, एक संभाजी हैं जिनका हमने सांभर बनते हुए देखा था। राजा राम आते हैं, राजा राम के बाद पावर में जो है वो कौन आता है, ठीक है, शिवाजी सेकंड एंड ताराबाई, ठीक है। और इसके बाद सत्ता में आएंगे साहू जी। थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, और इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होगा, एंड दिस कन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द बैटल ऑफ खेड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। आगे चलकर हमें ये संभाजी वगैरह सेकंड भी देखने को मिलेंगे, बट थोड़ा सा आपको मोटे तौर पर आइडिया लग चुका है। द मराठाज आर गोइंग टू डिवाइड इन द 2 पार्ट्स, वन इज द नॉर्थ, एंड दिस नॉर्थ इज कॉल्ड द सतारा, एंड दिस वन इज द कोल्हापुर, एंड दिस इज द कैपिटल इज कॉल्ड द अब इनके बीच में ये लड़ाई जो है वो कब तक चलेगी, इनके बीच में जो लड़ाई है वो जब तक चलेगी जब तक कि इनके बीच में दोबारा ट्रीटी नहीं हो जाती, एंड दिस ट्रीटी इज गोइंग टू ऑब्जर्व इन ट्रीटी ऑफ वारना, दैट इज 1731। तो ये सिविल वॉर जो है आपस में चलता रहेगा, जैसे आज की डेट में पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलता है कि कांग्रेस या बीजेपी के लोग आपस में भी लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। वो सीक्वेंस आप यहाँ समझ सकते हैं।
अब हम यहाँ देखते हैं साहू जी को। साहू जी 1707 में आते हैं, ये मैंने आपको अभी अभी बताया। और साहू जी जो है वो सतारा पर कब्ज़ा कर लेते हैं। मराठा जो है, जो एम्पायर है, दैट मीन्स ठीक है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। इस तरीके की सीक्वेंस हम देख चुके हैं। एंड फाइनली इनके बीच में एक जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी इज़ कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वार्ना। अब अभी तक हमने जो सीखा है वो है प्रेसिडेंट्स, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, मतलब हमने किसको देखा है, अभी तक हमने छत्रपतियों को सीखा है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू डिस्कस द प्राइम मिनिस्टर, मतलब पेशवा की बात होती है। अब पेशवा अभी तक पावरफुल नहीं थे, लेकिन ऐसा क्या होगा कि पेशवा पावरफुल हो जाएंगे और एक नॉमिनल रूलर की तरह रहेगा छत्रपति। क्या होगा देखते हैं, समझते हैं। तो अब हम बढ़ने वाले हैं मराठा एम्पायर के दूसरे पक्ष की ओर, जिसे कहा जाएगा दूसरा जो पहलू है वो है पेशवा। ओके, तो पेशवा में सबसे पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ। स्वागत नहीं करोगे? एंड द बालाजी विश्वनाथ वाज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ द पेशवा 1713 टू 1720। क्या करते हैं देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित होते हैं, और ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित होते हैं। इनका नाम होता है बालाजी विश्वनाथ भट्ट। ठीक है, बेटर टू नो द बाय द पेशवा बालाजी, शॉर्ट में बोला जाता है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ही वॉज द फर्स्ट हेरिडिटी पेशवा। ठीक है, द सीरीज ऑफ हेरिडिटी पेशवा। देखिए अभी तक ये पेशवा तो बन रहे हैं, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से ही पेशवा की पोस्ट है। लेकिन ये जो पोस्ट है वो अभी हम यहाँ देखते हैं कि इसमें कौन सत्ता में आता है। मतलब पेशवा जो है अभी तक हेरिडिटी नहीं है, मतलब अगला पेशवा कौन होगा, किस तरीके से होगा, ये जो क्रम है वो आपको उस क्रम के अंतर्गत हम देखेंगे। तो ये जो है वो वंश के आधार पर पहले पेशवा है। इसके बाद जो अगला पेशवा होगा वो इनका बेटा होगा। तो इस क्रम के ये पहले पेशवा होते हैं। तो अभी तक ऐसी जो परिपाटी नहीं थी या ऐसा क्रम नहीं था, वो हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? तो इन्होंने एक बैटल लड़ा था जिसको अभी अभी हमने डिस्कस किया था, 1707, दैट इज़ द बैटल ऑफ खेड़ा। और बैटल ऑफ खेड़ा में साहू जी की इन्होंने मदद की थी। ओके साहब, ठीक है। अब जब साहू जी की इन्होंने मदद कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बैटल जीत जाएंगे, मतलब हम कह सकते हैं ये ग्रेट वॉरियर होते हैं। ठीक है, और 1708 में उन्हें पेशवा बनाने के पहले उनको एक टाइटल दिया जाता है, एंड दिस टाइटल नेम इज कॉल्ड द सेना करते। सेना करते का मतलब होता है सेना का निर्माण करने वाला। और इस खेड़ा की लड़ाई में साहू जी जो है उसे इस तरीके की उपाधि देते हैं। अब साहू जी सत्ता में आ चुके हैं, मतलब उनकी सरकार बन चुकी है, वो अब छत्रपति हैं। ये कहानी, ये घटना आपको देखने को मिल रही है। अब बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के रूप में बनाया जाता है 1713। तो ये थोड़ा सा अब समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से हम 1713 से 1720 का टाइम पीरियड उनका कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम तक, अभी तक जो है वो पावर में, मेन पावर में जो है वो छत्रपति ही है। आगे चलकर ये होगा कि पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी छत्रपति से शिवाजी के बीच में। लेकिन कैसे होगी, क्या होगी, वो अभी हम आगे देखेंगे, बट हमें इनको जानना जरूरी है। तो बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट, दैट मीन्स ठीक है हेरिडिटी पेशवा। और इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक बहुत खास है, एंड दिस कंट्रीब्यूशन नेम इज कॉल्ड द 1719, एंड ही हेल्प द सैयद ब्रदर्स टू रिमूव द मुगल एम्पायर फर्रुखशियर। अब देखिए कहानी कहाँ पर पहुँच चुकी है। याद करिए वो समय जब मुगलों मतलब औरंगज़ेब ने वो केक का टुकड़ा भी नहीं दिया था, किसको, उसकी बेइज्जती कर दी थी शिवाजी की। उसको क्या किया था, उसका केक का टुकड़ा नहीं दे रहा है, ठीक है, या उसको एक मनसब नहीं दिया। ऐसा सीक्वेंसेस आपको देखने को मिल रहा है। बट नाउ एक समय अब ऐसा है, और अब समय ऐसा है कि मुग़ल सम्राट फर्रुखशियर को हटाने के लिए कोई मदद कर रहा है, कोई मदद ले रहा है किसकी, मराठाओं की। तो अब आप देख लीजिए कि एक कविता की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही, समय ना एक सा होता है, देखो आगे क्या होता है। तो समय एक सा नहीं होता वाकई में, ठीक है, कि वो टाइम था जब हम कह सकते हैं मुग़ल जो है मराठाओं को प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि मुग़ल्स अपने झगड़े को सॉल्व करने के लिए मराठाओं की मदद ले रहे हैं। ये क्या है झगड़ा, ये क्या सीक्वेंस है, ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक ट्रीटी होती है, एंड दिस ट्रीटी नेम इज़ कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की एक ट्रीटी होती है, और इस ट्रीटी का उद्देश्य होता है फर्रुखशियर को हटाना सत्ता से। फर्रुखशियर को सत्ता से हटाना होता है, और सत्ता से हटाने के लिए ये ट्रीटी की जाएगी। अब इस ट्रीटी में
हम देखते हैं कि इस ट्रीटी में साइन कौन है, रफ़ी दर्जात। अब ये सीक्वेंसेस क्या है इसको थोड़ा सा अभी हम समझते हैं। तो ट्रीटी ऑफ दिल्ली क्या है इसे हम समझते हैं किस तरीके से। देखिए क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा हम देखेंगे कि मुग़ल और मराठा के बीच में जो संबंध हो रहे हैं उसमें बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करिए। औरंगज़ेब के टाइम पर हमने देखा था कि मुग़लों ने जो मराठा शिवाजी हैं या शिवाजी को कोई प्रिविलेज नहीं दिया था। याद करिए वो केक का टुकड़ा भी नहीं दिया था। लेकिन इस ट्रीटी ऑफ दिल्ली ने पूरा सिनारियो चेंज जो है वो कर देगा। तो क्या होगा थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझते हैं। देखिए दिल्ली में कौन है, आप देखेंगे मुगल्स हैं, और यहाँ पर साउथ में आपको देखने को मराठा देखने को मिलेंगे। मुग़ल और मराठा जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने शासन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर है। अब मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर जो है दैट इज़ कैप्चरिंग द थ्रोन इन दिल्ली, और इसे ये सत्ता जो मिलती है वो दो ब्रदर्स के द्वारा मिलती है, और दो ब्रदर्स के नाम है सैयद ब्रदर्स। एक वज़ीर होता है, एक उसमें सेनापति होता है। वी विल डिस्कस दिस टू पर्सन्स इन द पोस्ट मुगल्स चैप्टर्स। ठीक है, हम उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके बारे में, किस तरीके से सत्ता इनको मिलती है, किस तरीके से ये अपने भाई को मारकर या जो लूप होल्स हैं उसमें आपके आते हैं। इन्हें किंग मेकर कहा जाता है सैयद ब्रदर्स को, और किंग मेकर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन्होंने क्या है फ़र्रुखशियर को सत्ता दिलाने में मदद की थी। अब फ़र्रुखशियर को सत्ता तो मिल चुकी है, लेकिन फ़र्रुखशियर चाहता है कि वो फ्री होना चाहता है सैयद ब्रदर्स से। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स के प्रभाव से वो फ्री होना चाहता है, इसलिए फ़र्रुखशियर एक कॉन्स्पिरेसी रचता है, एक कॉन्स्पिरेसी बनाता है जिसके थ्रू वो सैयद ब्रदर्स से हट सके। अब सैयद ब्रदर्स को मरवाने की ये साजिश जो है उसका पता सैयद ब्रदर्स को पता चल जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि दे आर कैप्चरिंग दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। वजीर होता है, एक सेनापति होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। ठीक है, दे आर कैप्चरिंग ऑल दीज टू पोस्ट इज कैप्चर बाय दीज टू ब्रदर्स। अब सिचुएशन ये बनती है कि फ़र्रुखशियर को हटाने की कॉन्फ्रेंस जो है ये सीक्वेंसेस इनको पता चल जाता है, सॉरी सैयद ब्रदर्स को हटवाने की ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो इन ब्रदर्स को पता चल जाता है। इन सच कंडीशंस ये सैयद ब्रदर्स जो है वो हेल्प के लिए जाएंगे कहाँ पर, मराठा के पास। और यहाँ पर मराठा में कौन है, इस समय मराठा में है बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ एक पेशवा हैं, और ये बालाजी विश्वनाथ से संपर्क करते हैं, और ये संपर्क करने के लिए यहाँ पर इनसे मीटिंग करते हैं। वी कैन से दैट कि मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करते हुए जो है सैयद ब्रदर्स बालाजी विश्वनाथ के साथ एक ट्रीटी कर देते हैं, एक संधि कर लेते हैं। इस संधि को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा। ट्रीटी ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा। ठीक है, इसलिए इस कहा जाता है क्योंकि इस ट्रीटी के द्वारा हम देखेंगे कि मुग़ल बादशाह जो है वो बैकफुट पर है, फ्रंट फुट पर कौन है, यहाँ पर मराठास हैं, और मराठा को प्रिविलेज दिया जाएगा। और मराठा को क्या प्रिविलेज दिया जाएगा वो शर्तें अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ दिल्ली, और इस ट्रीटी पर साइन करने वाला होता है फ़र्रुखशियर। नो, बिल्कुल नहीं, फ़र्रुखशियर साइन नहीं करेगा इस ट्रीटी पर। कोई व्यक्ति अपने डेथ वारंट पर साइन करता है क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो साइन करने वाला होगा वो अगला बादशाह जिसका नाम है रफ़ी दर्जात, और ये इन्हीं का एक कठपुतली या पपेट रूलर होगा। पपेट रूलर होगा, तो वो चीज़ हम वो पोस्ट मुगल्स में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिनारियो और एक सीक्वेंसेस जिसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि द मराठा इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ द दिल्ली। अब आप देखिए कि जो वो मराठा, याद करिए शिवाजी के टाइम पर वो केक का टुकड़ा, और वो केक का टुकड़ा आज तक नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि पॉलिटिक्स में मराठाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये एक सीक्वेंसेस है, एक घटनाक्रम बन रहा है जो आगे चलकर 1761 की ओर लेकर जाएगा। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होगा, ये हम सबको पता है। और ये बैटल ऑफ पानीपत क्या है, ये बैटल ऑफ पानीपत इज़ नथिंग बट दैट इज़ ए काइंड ऑफ द मेकिंग ऑफ द हलवा। 1761 में हलवा बनेगा, लेकिन उसकी महक यहाँ से आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप हलवा बनाते हैं तो उसकी महक या उसकी खुशबू जो है वो आसपास फैलने लगती है। तो ये 1761 का बैटल लड़ा तो जाएगा पानीपत में, लेकिन उसकी महक यहाँ से शुरू हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे मराठा जो है वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक शुरुआत है ना। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से कन्वर्ट होगा। आगे चलते हैं। तो अब आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि ट्रीटी ऑफ दिल्ली का उद्देश्य क्या है, फ़र्रुखशियर को सत्ता से हटाना। ठीक है, पहली बात ये हो जाएगा। इस संधि पर साइन कौन कर रहा है, मुग़ल एम्पीरियर जिसका नाम है रफ़ी दर्जात। और इस ट्रीटी की शर्तें क्या हैं, अब उन पर डिस्कशंस कर लेते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट जो क्लॉज होता है इस ट्रीटी में वो ये होता है कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द स्वराज। याद करिए, वो जिसने केक का टुकड़ा भी नहीं दिया था वो स्वराज को क्या एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आज मुगलों की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ द क्लॉज। वो स्वराज को एक्सेप्टेंस देते हैं और बोलते हैं कि आप टैक्स भी वसूल कर सकते हो, क्योंकि स्वराज आपका राज्य है और आप इस पर टैक्स भी लगा सकते हो। ऐसी सिचुएशन, ऐसी शर्तें इसमें शामिल होती। तो आप देख लीजिए कि फ्रंट फुट पर कौन है, मराठा है, और मराठा फ्रंट फुट पर हैं और मुगल्स जो हैं वो बैक फुट पर आ चुके हैं। ये इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं 1/4, दैट मीन्स हमने चौथ को डिस्कस किया था, 1/10 दैट इज द सरदेशमुखी टैक्स। दिस काइंड ऑफ द टैक्स दैट वाज इम्पोज्ड बाय द मराठा कम्युनिटीज इन स्वराज। करेक्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दिस ट्रीटी इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा इन फेवर ऑफ द मराठा। ठीक है, मराठाओं के फेवर में कहा जाता है। रिचर्ड टेम्पल नाम के जो है इतिहास जो लिखने वाले हैं, दैट मीन्स हिस्टोरियंस है, वो इसके बारे में बताते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो ये सिचुएशंस बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से घटनाक्रम को जान सकते हैं और इस घटनाक्रम को हम यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में जो है मराठा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेशवा की, और नेक्स्ट पेशवा जो हमारे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो पेशवा है। तो वी आर डिस्कसिंग द पेशवा। ठीक है, हमने प्रीवियस में देखा कि विश्वनाथ के बाद बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और अब हम उनके बेटे की चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम है बाजीराव फर्स्ट। नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ही वॉज अ वेरी यंग। ठीक है, ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही वॉज कैप्चरिंग द पोस्ट ऑफ द पेशवा, और 20 साल की यंग उम्र में ये पेशवा बनते हैं। लेकिन इनके पेशवा बनने के पहले हम देखते हैं कि लोग इनको चैलेंज करते हैं। अभी चैलेंज करने की कहानी को हम समझते हैं। एंड ही वॉज कंसिडर द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स। ही वॉज वेरी मच एक्सपर्ट इन दिस काइंड ऑफ द टेक्निक्स। ठीक है, जो शिवाजी के टाइम पे गुरिल्ला वॉर टेक्निक्स हमने देखी थी, वो इनके टाइम पर बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच जाएगी, और ये इसके बहुत बड़े, दैट मीन्स मतलब प्रमोट करते हैं इसको, बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ इनको हासिल होती है। और मराठा पावर इनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में जो है वो ज़ेनिथ पर पहुंच जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बाजीराव फर्स्ट पेशवा हैं। पेशवा के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट हैं, और प्रेसिडेंट को यहाँ छत्रपति कहा जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो सिनारियो है वो इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो ये आपको पता होगा, चीते की चाल और बाज की नज़र, और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते हैं। तो वो बाजीराव पर संदेह नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं सीधे कि किस तरीके से हमारे होंगे। ऑफकोर्स दिस रोल वॉज प्लेड बाय द रणवीर सिंह, आई थिंक ये रणवीर सिंह है। तो आप वहाँ से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके क्या कैंपेन होती हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक सिनारियो बना होता है। ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे छत्रपति बैठे हुए हैं और एक दरबार लगा हुआ है। दरबार में जो दरबारी हैं वो चैलेंज करते हैं कि ये व्यक्ति, 20 साल का यंग व्यक्ति कैसे पेशवा बन सकता है। ठीक है, तो दरबारी लोग जो हैं उनको चैलेंज करते हैं कि आपको क्या करना है कि धनुष और बाण का उपयोग करके इस पेड़ को निकालना है। देख, एक्चुअली इस मैप में, इस मूवी में आपको इसको मोर का पंख दिखाया गया। एक्चुअली में ये पेड़ की चर्चा की जाती है जो हिस्ट्री की बुक्स हैं। तो देखिए, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, हर चीज़ जो मूवी में बताई जाती है वो सत्य नहीं होती, बट उसको हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए, जहाँ पर मैंने ये पिक्चर्स वहाँ से रखी। तो छत्रपति साहू जी बैठे हुए हैं, दरबार लगा हुआ है, चैलेंज दिया जाता है इस पेड़ को गिराने का, और जो रणवीर सिंह है हमारे बाजीराव फर्स्ट, वो इसको तीर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तीर जो है वो इसके ऊपरी हिस्से में ना लगकर, ठीक है, इस पेड़ के निचले हिस्से मतलब तने में लग जाता है। दरबार में बैठे लोग जो हैं वो हंसने लगते हैं, बोला हमने तो पहले ही कहा था ये व्यक्ति नाकारा है। लेकिन वहीं पर डायलॉग बाजी शुरू हो जाती है और बाजीराव फर्स्ट कहते हैं कि हमने ये तीर जो है वाकई में इसके तने की ओर मारा था, या तने की ओर स्ट्राइक किया था। हम इस तने पर प्रहार कर हम इस तने पर स्ट्राइक कर इस पूरे वृक्ष को उखाड़ सकेंगे। ये है बाजीराव फर्स्ट की डायलॉग बाजी। और ये तना कोई और नहीं, ये पेड़ कोई और नहीं, ये पेड़ है मुगल साम्राज्य। अब आपको सिनारियो याद आना चाहिए जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरीके से मुगल डायनेस्टीज़ अपने डाउन की ओर जा रही है, और ये मुगल डायनेस्टी जब डाउन की ओर जाएगी तो इस डाउनफॉल की तरफ तीर या निशाना लगाते हैं बाजीराव फर्स्ट, और इस तरीके से वो ये कहते हैं कि आओ ये हम काम मिलकर करेंगे। तो दिस इज़ द कंसेप्ट। और दरबार में बैठे हुए लोग जो हैं वो तुरंत शांत हो जाते हैं, और इस तरीके से उन्होंने अपना डायलॉग दिया कि यदि हमने इस पेड़ के तने पर आक्रमण किया तो शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी, पेड़ गिर जाएगा। डायलॉग बाजी चल रही है, साहू भी पीछे नहीं है, बोलते हैं आप बहुत ही योग्य संतान हैं, आप अपने पिता की तरह ही योग्य हैं।
और इनके फादर को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और आपकी लीडरशिप में जो मराठा एम्पायर है वो एक्सपेंड हो जाएगा अटक से कटक। अटक अफगानिस्तान वाला पार्ट आप ऐसा समझ लीजिए, कटक उड़ीसा वाला भाग है, और कश्मीर कन्याकुमारी आप सभी को पता है। तो दिस इज द डायलॉग एक्सचेंज इन बिटवीन द बाजीराव फर्स्ट एंड द छत्रपति साहू जी महाराज। ये एक सिनारियो हम मूवी में भी देख चुके हैं, तो आप वहां से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी मच क्लियर। बाजीराव फर्स्ट इज वेरी वेरी दैट मीन्स एक्सपर्ट इन द गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स, और इस तरीके से हम ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ हम देखते हैं कि बाजीराव फर्स्ट एक यूनियन की तरह मराठा एम्पायर का यूज करते हैं। अब इसको कैसे समझें, याद करिए आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 1 इज टॉकिंग अबाउट द इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है और ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि आप देखें, मतलब सिनारियो देखें, तो इन्होंने क्या किया कि वैसे ही मराठा यूनियन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह अलग अलग सरदारों को अपॉइंट कर दिया। जैसे बड़ौदा में गायकवाड़ को बिठा दिया, होल्कर्स को इंदौर में बिठा दिया, सिंधिया में ग्वालियर में जो है, सिंधिया जो होंगे वो ग्वालियर में होंगे, भोसले नागपुर में होंगे और पूना में पेशवा होगा। अब ये पांचों मिलकर अलग अलग क्षेत्र में निगरानी या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और इन सब को मिलकर मराठा यूनियन कहा जाता है, ठीक है। तो अभी तो ये 5 एक संघ के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन आगे चलकर ये सब डिवाइड होकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। देखेंगे आगे सिनारियो इस तरीके से हम देखते हैं। तो मराठा एम्पायर को एक संघ में कन्वर्ट करने का और ये कॉन्फेडरेशंस में बनाने का जो श्रेय जाएगा वो बाजीराव फर्स्ट को जाएगा। एंड दिस इज़ द वेरी ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ द बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट का ग्रेट अचीवमेंट होता है कि वो पुर्तगालियों से कुछ क्षेत्र छीन देते हैं, सालसेट जिसे हम मुंबई के रूप में जान सकते हैं, और बसीन दैट इज़ नियर बाय द सालसेट। तो ये एक ग्रेट अचीवमेंट होता है बाजीराव फर्स्ट, और इनके द्वारा हम देख सकते हैं कि ही इज़ गोइंग टू कैंपेनिंग इन द मिडल पार्ट ऑफ द इंडिया। मध्य भारत में भी ये कैंपेन करने पहुंच जाते हैं, और इनका एक खास अचीवमेंट होता है, ये मध्य भारत को कैप्चर करते हुए दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। अब आपको ये मैप याद आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इस मैप की ही बात कर रहा था। अब आप देखिए कि यहाँ पर गायकवाड़ हैं, ठीक है, आपके सिंधिया हैं, ठीक है, ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप, तो ईस्ट नागपुर है, भोसले। तो ये पूरा कॉन्फेडरेशन, ये संघ मिलकर बनता है मराठा एम्पायर, ठीक है। अब इनकी जो अचीवमेंट्स है थोड़ा सा और उन पर डिस्कशंस कर लेते हैं। इनका 1737 में एक बैटल करते हैं, वो निज़ाम के साथ होता है, भोपाल की लड़ाई होती है। इस बैटल में बाजीराव फर्स्ट की विक्ट्री होती है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1737 ही वॉज गोइंग टू कैप्चर्स दिल्ली, ही वॉज ट्राई टू कैप्चर, वी कैन से दैट एक्चुअली कैप्चर करने जाते हैं, बट ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि देखो भैया हमारे पास इतनी इतनी पावर है, और ये पावर को शो करने के लिए 500 घुड़सवारों को लेकर दिल्ली पर पहुंच जाते हैं, और दिल्ली में बैठा बादशाह जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला का रंग उड़ जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला का रंग उड़ाने के लिए बाजीराव फर्स्ट अपना पावर शो करते हैं, और इस तरीके से 1737 में बाजीराव फर्स्ट दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली पर पहुंच जाने के बाद ये बुंदेलखंड, या हम कह सकते हैं मध्य भारत का जो क्षेत्र है, इनके द्वारा जीत लिया जाता है, और यहीं पर 1740 में इन साहब की डेथ हो जाती है। और इनकी जो कब्र है, जो इनका जो समाधि है, वो आपको देखने को मिलेगी, वो आपको खरगोन, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है खरगोन के पास में बरेला गांव, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, एंड वी कैन कनेक्ट द स्टोरी ऑफ द बाजीराव एंड द मस्तानी, जो आपने मूवी में देखा होगा। तो वो बाजीराव मस्तानी की जो स्टोरी है वो भी यहीं से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि ये इसी मध्य भारत से रिलेटेड है, बुंदेलखंड के एरिया से, ठीक है। तो हमें इस पर ज़्यादा जाना नहीं है, डिस्कशन नहीं करना कि भाई दीपिका पादुकोण कौन थी, क्या था, किस तरीके से उनका कनेक्शन हुआ, किस तरीके से उनका अफेयर शुरू हुआ। तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं हमारे बालाजी बाजीराव की ओर। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 में रहेंगे, जैसा हमने देखा था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज ए नाना साहिब, इनका नाम जो है नाना साहिब के नाम से फेमस होते हैं। और अब यहाँ पर एक सिनारियो और बन रहा है, मैंने आपको 2 सिनारियो बताए थे। देखिए यहाँ पर साहू जी की डेथ हो जाती है, और पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है पेशवा के हाथ में, और नया छत्रपति बनता है कौन, राजा राम सेकेंड, एंड राजा राम सेकेंड इज़ द ग्रैंडसन ऑफ द ताराबाई। एंड इस तरीके से ये सिनारियो चेंज होगा। तो ये है हमारे पेशवा साहब, और ये पेशवा जो है, ये पिक्चर मैंने पानीपत के बैटल से लिया है, मतलब पानीपत का एक मूवी बनाया गया था तो वहाँ से मैंने लिया है। तो ये रोल इनके द्वारा अदा किया गया है। तो इस सिनारियो को थोड़ा हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि छत्रपति हैं, छत्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और छत्रपति कौन है, राजा राम सेकेंड, और बालाजी
बालाजी बाजीराव जो है पेशवा है। इसके पहले पेशवा कौन थे? इसके पहले 1749 में पेशवा थे हमारे साहू जी, जो अभी अभी एक्सपायर हो गए हैं। और जब वो एक्सपायर हो रहे हैं तो उन्होंने अपनी पावर जो है वो पेशवा को दे दी, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट बीमार है तो उसको चलाने या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम कौन करेगा? पेशवा करेगा। तो वैसे ही 1749 में जैसे ही छत्रपति की डेथ होती है तो पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है पेशवा के हाथ में। और यहाँ पर एक नॉमिनल रूल के नाम पे, मतलब एक पॉलिटिकल जो सिनारियो के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा राम को बना दिया जाता है छत्रपति। लेकिन छत्रपति कौन है? छत्रपति का काम में इंटरप्शंस कर रही हैं ताराबाई। ताराबाई जो है बहुत ज़्यादा चमक रही है यहाँ पर, ऐसा आप समझ लीजिए। ताराबाई इज दैट मीन्स ठीक है इंटरवेंशंस करेंगी पॉलिटिक्स में, और इसकी वजह से छत्रपति और पेशवा के बीच में एक ट्रीटी होगी, एंड दिस ट्रीटी इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ संगोला। व्हाट विल हैपन दिस ट्रीटी, एंड ये ट्रीटी में मीडिएटर रघुजी भोसले होते हैं। तो ये हमें याद नहीं रखना, बट हमें थोड़ा सा ये समझना है कि ये एक इंटरप्शन हो रहा है, एंड द पावर इज गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड द पेशवा। इस ट्रीटी ऑफ संगोला में क्या होता है? देखिए प्रेसिडेंट अब यहाँ पर नॉमिनल हो जाएगा, जैसा आज होता है। हमारा प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता है, हमारा प्रेसिडेंट कभी कुछ बात ही नहीं करता है, हमारा प्रेसिडेंट केवल ओथ लेता है, 2-4 लोगों को लेकर आता है और चुपचाप किसी से बिना बात करे चला जाता है। हमारे यहाँ पावरफुल कौन है? पेशवा है, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है, द सेंटर ऑफ पावर शिफ्टेड टुवर्ड द पूना, बिकॉज क्योंकि पूना जो है वो पेशवा का केंद्र बिंदु होता है। एन एक्चुअल पावर केम इन द हैंड ऑफ द पेशवास, और पेशवा के हाथों में यह वास्तविक पावर आ जाती है। इस तरह की सिनारियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इस सिनारियो के द्वारा हम देखते हैं कि मराठा छत्रपति एक नाम मात्र का शासक रह जाता है, और ये है ट्रीटी ऑफ संगोला। तो डू रिमेंबर्स, ठीक है, जो प्रीवियस एपिसोड में मैंने स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट बताया था कि इनिशियली प्रेसिडेंट ऑफ पावर जो है, प्रेसिडेंशियल पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पावरफुल होता है। शिवाजी के टाइम पर छत्रपति पावरफुल होते हैं, लेकिन अब ये पावर शिफ्ट हो चुकी है पेशवा में, तो अब पेशवा जो होंगे वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। नॉमिनल रूलर के रूप में छत्रपति यहाँ पर काम करते रहेंगे, ठीक है। इसी समय हम देखते हैं कि 1752 में एक ट्रीटी और होती है। अब ये ट्रीटी जो है वो हलवे की ओर बढ़ रही है। मैंने आपको बोला है 1761 में एक हलवा बनेगा, और वो हलवा है बैटल ऑफ पानीपत। 1761 में इस हलवे की बनने की पहले की जो कहानियां हैं या महक है वो हमने पीछे भी देखी है, और अब हम दूसरी महक की बात कर रहे हैं, दैट इज 1752। होता यह है कि मराठा और मुगलों के बीच में एक ट्रीटी होती है 1752, और इस ट्रीटी के द्वारा मराठा जो हैं पूरे भारत पर कर लगा सकते हैं। याद करिए वो टाइम जब हमने मुगलों ने इनको प्रिविलेज ही नहीं दिया था, केक का टुकड़ा नहीं दिया था। लेकिन अब देखिए सिनारियो, मतलब वो कहते हैं ना, एक कहावत आती है, एक सिनारियो है, मुझे 2-4 पंक्तियां याद आ रही हैं, समय ना एक सा होता है, देखो आगे क्या होता है। तो समय एक सा नहीं है बिल्कुल, और अब यहाँ पर मराठा ज़्यादा पावरफुल है। और वो देखिए दिल्ली में जो वैक्यूम बन रहा है, उस वैक्यूम को भरने का पूरा जो काम है वो कौन कर रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है, मतलब मराठा। मतलब दिल्ली में जो वेंटिलेटर पर है मुगल एम्पायर, वो जब खत्म होगा तो कौन आएंगे? मराठा आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, अभी हम समझेंगे किस तरीके से। तो इस संधि से हम देखते हैं ओवरऑल कि द मराठा इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ द दिल्ली। दिल्ली की राजनीति में डायरेक्ट इंटरवेंशंस या कह सकते हैं जो मतलब आपका भाग लेने का मौका मिल जाता है। तो दिल्ली की राजनीति से डायरेक्ट जुड़ चुके हैं अब हमारे मराठा। ये है संधि का प्रभाव, और ये सिचुएशन आगे चल कर कन्वर्ट हो जाएगी बैटल ऑफ पानीपत में। बैटल ऑफ पानीपत की पृष्ठभूमि यहीं से शुरू हो जाती है। बैटल ऑफ पानीपत की पृष्ठभूमि को हम थोड़ा सा इस सिनारियो से समझ सकते हैं। मीर बख्शी, जिसको हम सेनापति कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है। ये इंपॉर्टेंट पोस्ट मीर बख्शी है, और इस इंपॉर्टेंट पोस्ट पर नजीबुद्दौला को बैठाया जाता है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अब ये अहमद शाह अब्दाली कौन है? अहमद शाह अब्दाली आप केवल इतना याद रखिए कि ये हमारे हैं संजय दत्त। अभी मैं आपको सिनारियो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और ये संजय दत्त साहब, मतलब हमारे अहमद शाह अब्दाली जो हैं, वो इनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मुगल दरबार में है, और नजीबुद्दौला मीर बख्शी की पोस्ट पर है, ठीक है साहब। लेकिन इस मीर बख्शी की पोस्ट पर मराठा जो है
अहमद शाह बंगस को बिठा देते हैं और ये मराठाओं का प्रतिनिधि होता है, मराठाओं का प्रतिनिधि होता है। अब इस सिचुएशंस में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में तनाव देखने को मिलेगा, टेंशन देखने को मिलेगा। इन सच कंडीशंस हम देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत होगा। तो एक सिनारियो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब इस बैकग्राउंड या इस पृष्ठभूमि को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि अहमद शाह अब्दाली कौन है और अहमद शाह अब्दाली का कनेक्शन क्या हो सकता है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। अब बैटल ऑफ पानीपत को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा और 1739 में 1739 में हमें एक आक्रमणकारी के बारे में डिस्कशन करना होगा। एंड दिस इन्वेडर इज नथिंग बट द नेम इज कॉल्ड नादिर शाह। नाम तो सुना ही होगा। नादिर शाह वॉज द पर्सन हु वॉज इन्वेडिंग इन इंडिया और इंडिया में वो आक्रमण करने के लिए आता है। 1739 का दौर वो है जब सेंट्रल में पावर कमज़ोर हो चुकी है और यहाँ पर भारत में कमज़ोर शासकों का दौर चल रहा है। और 1739 में दिल्ली की सत्ता को पर बैठे हैं मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। नाम से ही रंगीन नज़र आते हैं और नादिर शाह का जब आक्रमण होता है तो रंगीला का रंग उड़ जाता है। रंगीला का रंग उड़ जाता है। नादिर शाह दिल्ली पर बेखौफ होकर लड़ाई करता है या भारत की जनता को लूटता है। 60 दिन तक वो यहाँ पर बेखौफ होकर दिल्ली को लूटता है। ऐसा कहा जाता है कि यमुना की नदी का रंग लाल हो गया था और यहाँ पर वापस जाते हुए वो कोहिनूर डायमंड भी अपने साथ ले जाता है। ये नादिर शाह का आक्रमण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आक्रमणों में से एक गिना जाता है। मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा धन और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुग़ल एम्पायर को वीक कर देता है। नादिर शाह को यहाँ पर खून लग चुका था, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना शेर के मुंह में खून लग जाता है, तो नादिर शाह के मुंह में खून लग चुका था और वो लगातार आक्रमण करना आएगा आगे। तो ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसा सिनारियो अब देखने को मिलेगा। लेकिन 1747 में नादिर शाह की डेथ हो जाती है। नादिर शाह की डेथ हो जाने के बाद उसके आने वाले काम को आगे बढ़ाता है हमारा संजय दत्त, जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वॉज ट्राई टू अटैम्प्ट, या जो कहते हैं कि ट्राई टू अटैम्प्ट इन द दैट इज़ ट्राई टू कैप्चर सेम के सिनारियो जो नादिर शाह ने किया, जो घटनाक्रम किया, जो इतना लूट मार इन्होंने किया, वो कंटिन्यू करना चाहता है। और 1748 में वो मुग़ल बादशाह या मुग़ल साम्राज्य या भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। इन भाई साहब को आपने देखा तो होगा। तो ही वॉज द पर्सन हु वॉज डूइंग दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़। और इस तरीके से हम देखते हैं भारत पर आक्रमणों का दौर शुरू हो चुका है। जब भी सेंट्रल में पावर कमज़ोर होगी, आक्रमण करने वाला कोई ना कोई आएगा। इस समय आ गया है अहमद शाह अब्दाली। डरिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशंस या सिनारियो बन रहे हैं। अब क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली को और ज़्यादा फोकस मिल जाता है। कब मिल जाता है? जब यहाँ पर सेंट्रल में पावर कमज़ोर होती है। सेंट्रल में पावर कमज़ोर होने के साथ साथ मुग़ल जो शासक हैं वो आपस में लड़ भी रहे। वो आपस में लड़ते हैं और जब इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। जैसे ही रंगीला की डेथ होती है, मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद आते हैं अहमद शाह। And Ahmad Shah is nothing but this is our new Mughal Empire। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, देयर आर द 3 अहमद शाह। जैसे एक नाम बहुत चलता है राहुल, नाम तो सुना ही होगा। राहुल द्रविड़ कह लीजिए, राहुल KL राहुल कह लीजिए, और एक तो नाम सुने ही होंगे आपने राहुल गांधी, और एक राहुल नाम तो सुना ही होगा। तो वी कैन से दैट देयर आर द मल्टीपल राहुल्स, दैट इज़ दे आर डूइंग इन द डिफरेंट फील्ड्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि राहुल। तो वैसे ही अहमद शाह के नाम में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहला नाम तो है अहमद शाह अब्दाली। जहाँ अब्दाली की बात मैं करूँगा तो वो कौन होगा? हमारा संजय दत्त, मतलब वो आक्रमण करने वाला व्यक्ति, करेक्ट है। दूसरा मैं यदि बोलूँ अहमद शाह, और अहमद शाह का मतलब है मुग़ल सम्राट। तो जब भी मैं अहमद शाह बोलूं तो आप मुग़ल सम्राट के बारे में सोचें। और तीसरा है अहमद शाह बंगस, जो हमने पीछे देखा था पिछली स्लाइड्स में, वो होगा। तो ये 3 सिनारियो हैं अहमद शाह,
ठीक है, और अहमद शाह बंगुस, ठीक है। तो ये तीन आपको नाम देखने होंगे। तो जैसे ही मुगल बादशाह चेंज होता है, मतलब पावर चेंज होती है, शिफ्ट होती है, इस चीज़ का एडवांटेज लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली भारत में आने का प्रयास करेगा और वो कई आक्रमण करता है, और इन सब आक्रमणों में सबसे ज़्यादा फेमस होता है बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और मुगल्स आपस में खुद भी लड़ रहे हैं, ध्यान देना, मुगल आपस में लड़ भी रहे हैं, और अहमद शाह अब्दाली बराबर इंडिया पर आक्रमण करने आता है। तो अहमद शाह अब्दाली इंडिया पर आक्रमण जब करने आएगा तो उसे इंडिया की खबर या इंडिया के सिनारियो की खबर कौन देगा? उसका एक चेला जिसका नाम है नजीब खान। और नजीब खान को अहमद शाह अब्दाली बनवा देते हैं क्या? मीर बख्शी। डू रिमेंबर द प्रीवियस स्लाइड्स, ठीक है। तो मीर बख्शी की पोस्ट पर नजीब जंग को बिठा दिया जाता, नजीब खान को बिठा दिया जाता है, नजीब खान या नजीबुद्दौला को बिठा दिया जाता है। और ये किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? अहमद शाह अब्दाली के होते हैं। और अहमद शाह अब्दाली को जब ये बना देते हैं ताकि उन्हें वो इंफॉर्मेशन मिलती जाए। लेकिन जैसा हमने देखा था कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में मराठा जो है, जो लगातार इंटरप्शंस कर रहे हैं, जिन्हें छूट भी मिल चुकी है, वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं? किसी और, मतलब अहमद शाह बंगुस को मीर बख्शी की पोस्ट पर अपॉइंट कर देंगे। तो अब हम इसे एक सिनारियो के माध्यम से समझ सकते हैं। वो सिनारियो जो मैंने पीछे बताया था उसी को रिवाइज कर लेते हैं और ये सिचुएशन को हम समझ लेते हैं। तो मीर बख्शी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पोस्ट पर जो है नजीब खान को बिठाया जाता है। और ये हैं हमारे नजीब खान, जिसे समर्थन मिला है अहमद शाह अब्दाली का। ये पिक्चर मैंने वही मूवी से उठाया है, वहाँ से आप समझ लीजिए। यदि आपने ये मूवी देखी होगी तो अब जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप आसानी से समझ जाएंगे, या आप इस कहानी को समझकर यदि उस मूवी की ओर देखते हैं तो आपको वो बहुत सही पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मूवी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट रहता है, मतलब अहमद शाह अब्दाली की मदद से नजीब खान जो है मीर बख्शी बन जाते हैं। लेकिन मराठा इस पॉलिटिक्स में अहमद शाह बंगुस को बना देते हैं अगला मीर बख्शी। तो देखिए जो पावरफुल है, अब सिचुएशन ये कन्वर्ट हो चुकी है कि इन दो पावर के बीच में लड़ाई होगी। कहाँ होगी? जगह है पानीपत। तो चलते हैं उस मैदान की ओर जिसने इतिहास को चेंज कर दिया है। नाम है पानीपत, जिसमें मराठा जो है वो पानी भरते हुए नजर आएंगे। अहमद शाह अब्दाली जीत जाएगा। समय है 1761, 14 जनवरी, और इसमें दो पार्टियों के बीच में युद्ध हो रहा है। दो पार्टियां आपको बाकायदा पता चल चुका होगा। फर्स्ट इज द मराठा यूनियन, ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली जो कि दुरानी एम्पायर से होते हैं, और ये मराठा एम्पायर की रिप्रेजेंटेटिव अहमद शाह अब्दाली के साथ इस मैदान की ओर बढ़ जाते हैं। सिनारियो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। रिजल्ट आपको पता है कि अहमद शाह अब्दाली विक्ट्री या इस वॉर को जीत जाएगा। मराठा यूनियन जो है इस हार जाएगा। लेकिन मराठा यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है हमारा हेड ऑफ द आर्मी, द नेम इज कॉल्ड विश्वास राव। दिस पिक्चर ऑल्सो टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मूवी। और यहाँ पर हम देखते हैं द पेशवा बालाजी बाजीराव के सन होते हैं ये। द पेशवा जो है बालाजी बाजीराव, जो हमने अभी देखा था, और बालाजी बाजीराव के ये एक यंग चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और विश्वास राव जो है वो आर्मी को हेड कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल आर्मी को हेड करने का काम जो है वो हमारे करेंगे सदाशिव राव भाऊ। ये कज़न ब्रदर होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो एक्चुअल लीड बाय द एक्चुअली जो आर्मी है उसको लीड करते हैं हमारे ये भाई साहब कपूर साहब हैं, कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा इनका। तो सदाशिव राव वॉज लीडिंग द एक्चुअली आर्मी, ठीक है। ये एक सिनारियो आपको देखने को मिलेगा, और इसमें एक गार्दी का नाम भी आता है। The artillery expert of the Maratha is Ibrahim Khan Gardi, and this role was played by this particular, यहाँ नाम भी लिखे हुए हैं, आप वहाँ से आप थोड़ा सा कनेक्ट करके समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिनारियो बन रहा है। तो these are the some important facts that is related to the battle of पानीपत। और इस युद्ध को आंखों देखा हाल बताते हैं हमारे काशीराज पंडित। ये एक हिस्टोरियन होते हैं, ये पेड़ पर चढ़कर पूरा घटनाक्रम देखते रहते हैं। वो कहते हैं ना, दैट मीन्स, ठीक है, इन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा था कि किस तरीके से जो है मराठा एम्पायर के दो मोती, मतलब दो मोती का मतलब एक ये और एक ये, दो मोती जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये सिनारियो आपको देखने को मिल रहा है।
तो ये सिनारियो आपको देख चुके हैं, रिजल्ट आपको पता चला, इसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं द विक्ट्री ऑफ द अफगानीज, अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं, ऑफकोर्स मराठा हार जाएंगे भाई। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली अपने रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली में अपॉइंट कर देंगे। भाई अब तो जीत चुके हैं, ठीक है, तो अब हमारा ही प्रतिनिधि जो है दिल्ली में फिर से अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है साहब, इस युद्ध ने ये नहीं डिसाइड किया कि कौन जीतेगा, इस युद्ध ने ये डिसाइड किया कि दिल्ली सत्ता पर कौन नहीं बैठेगा। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स who will that means ठीक है, who will capture the throne of the दिल्ली, दिल्ली का जो थ्रोन है उसको कैप्चर कौन करेगा, ऐसा जो है वो डिसाइड किया गया है इस युद्ध के द्वारा। एटलीस्ट ये तो डिसाइड हो चुका है कि दिल्ली जो मुगलों के पतन के दौर से गुजर रही है, मतलब मुगल्स जो कि वेंटिलेटर पर हैं, उनके जाने के बाद मराठा जो हैं वो नहीं आएंगे। दिस विक्ट्री दैट मीन्स ठीक है, दिस बैटल इज डिसाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो इस बैटल ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और इस बैटल का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा दो लोग जो जो अभी पिक्चर में नहीं है। डू रिमेंबर, मैंने आपको त्रिकोण बताया था, वो एक ट्रायंगल बताया था, एक ब्रिटिशर्स थे हमारे कैप्टन रशल्स, एक मराठा थे हमारे जो शिवाजी, और एक हमारे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिनारियो आपको देखने को मिलेगा कि इसका वास्तविक फायदा जो है वो आपको देखने को मिलेगा कौन, मतलब ब्रिटिशर्स उठाएंगे। सिख को भी मिलता है बट ये सिख ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि ऑल दीज टू पावर्स आर गेटिंग द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ दिस बैटल एंड दिस सिनारियो इज गोइंग टू कन्वर्ट इन फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स, कैप्टन रसल्स के फेवर में जाएगा। तो मुगल्स जो हमने शुरुआत में देखे थे वो डाउन हो रहे हैं, मराठा जो राइज हो रहे हैं, लेकिन उसको पटकनी दी है इस बैटल ने। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो हलवा बना है 1761 में मराठा कम्युनिटी का, अब आप उसको आसानी से चख सकते हैं। जब इतना सारा सीक्वेंसेस देखने को मिलेगा, जब इतनी सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, तो क्या बालाजी बाजीराव इस सदमे को सहन कर पाएंगे? बालाजी बाजीराव का बेटा ख़त्म हो चुका है और इसी गम में जो है वो बालाजी बाजीराव भी निपट जाएंगे। आफ्टर द 6 month ही इज़ गोइंग टू पास अवे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं प्रभाव होता है मराठा यूनियन पर, और मराठा यूनियन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा या उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरीके से इस युद्ध का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अभी तक जो हमने थोड़ा सा डिस्कशंस किया है उसका एक रिवीजन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, और आगे की कहानी को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हमने जो कहानी शुरू की थी बालाजी विश्वनाथ 1713 से, याद करिए, है ना। इसके बाद सेकंड नंबर के पेशवा होंगे बाजीराव फर्स्ट, हमारे रणवीर साहब, ठीक है। और इसके बाद तीसरे नंबर के जो पेशवा हैं वो है हमारे बालाजी बाजीराव। जस्ट अभी अभी इनकी डेथ हुई है, हमने अभी देखा है। और बालाजी बाजीराव के ही पुत्र होते हैं विश्वासराव, जिन पर से उनका विश्वास उठ चुका है बैटल ऑफ पानीपत में। तो विश्वासराव तो अगले पेशवा नहीं होंगे। और यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा, बाजीराव के एक बेटे और होते हैं जिनका नाम है रघुनाथ राव और राघोवा। ये राघोवा या रघुनाथ राव जो है यही रायता फैलाएगा और ये रायता आगे चलकर एंग्लो मराठा वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें अलग अलग सेक्शंस दिए हैं, बट मैं यहाँ मराठा यूनियन को मिडाइवल एज से शुरू करते हुए मॉडर्न एज तक 1818 तक ले जाने वाला हूँ। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी मच क्लियर, बिकॉज आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको पूरा सीक्वेंस के साथ लेके आ रहा हूँ और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब क्या होगा थोड़ा सा उसको हम समझते हैं इस सिचुएशंस के माध्यम से। जो अभी मैंने आपको बताया उसको थोड़ा और अच्छी तरीके से इस तरीके से समझ लेते हैं, ये मेरा तरीका। अभी तक हमने थोड़ा तो बालाजी विश्वनाथ को हमने देखा 1713, थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करिए, थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करिए। 1713 से 1720 में बालाजी विश्वनाथ जो है वो सत्ता में रहते हैं। इसके बाद उनके 2 बेटे होते हैं और जो पेशवा बनते हैं बाजीराव फर्स्ट, हमारे जो पेड़ पर स्ट्राइक करने वाले रणवीर सिंह, उनको थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। चिमनजी अप्पा का कोई रोल नहीं होता है तो हम इनको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हैं, लेकिन आप याद करना चाहते तो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है साहब, ठीक है। अगले पेशवा कौन होंगे? तो अगले पेशवा बाजीराव फर्स्ट के 2 बेटों में से कोई एक हो सकता है और इसके बाद पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव। अभी अभी इनकी डेथ हुई, अभी हमने समझा।
और बालाजी बाजीराव के एक बेटे और होते हैं जिनका नाम होता है राघोबा। ठीक है, रघुनाथ राव कह लीजिए या राघोबा कह लीजिए, ये उनके दूसरे बेटे होते हैं। ये व्यक्ति ही आगे चलकर रायता फैलाएगा, कैसे फैलाएगा वो अभी हम समझते हैं। अब बालाजी बाजीराव के 3 बेटे होते हैं, 1 है ना, 2 और ये 3, ये 3 बेटे होते हैं। लेकिन विश्वास राव की तो डेथ हो चुकी है, कहां पर, बैटल ऑफ पानीपत में। तो अगला पेशवा कौन बनेगा ऐसा डिसाइड किया जा रहा है, एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। रघुनाथ राव एंड राघवा वॉज लुकिंग फॉर द पोस्ट ऑफ द पेशवा। पेशवा एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है और पेशवा बनने की राह में रघुनाथ राव का नाम भी है। रेस में ये भी चल रहे हैं, लेकिन अगले पेशवा बना दिया जाता है बालाजी बाजीराव के दूसरे सन को, जिसका नाम है माधव राव। और इस वजह से नाराज कौन हो जाएगा ये आपको समझ में आ चुका है, हमारे रघुनाथ राव, या ऐसा हम कह सकते हैं चचा जान। चचा जान कह लीजिए, चाचा कह लीजिए, क्योंकि विश्वास राव के तो चाचा ही हैं, माधव राव के तो चाचा ही हैं। तो ये चाचा जी जो हैं वो नाराज हो चुके हैं, जैसा आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है साहब, तो एक जूनियर को पेशवा बना दिया गया है, एक सीनियर को इग्नोर कर दिया गया है, ऐसी ऐसी कहानी आपको देखने को मिल रही है। माधव राव जो है वो भी एक योग्य शासक होता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है मराठा एम्पायर इनके उसमें थोड़ा बहुत जो आगे चल रहा है, घटनाक्रम बढ़ता है। लेकिन 1772 में इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। कैसा कहा जाता है कि क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग मतलब टीबी है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, वी कैन से दैट, ठीक है। टीबी के कारण माधव राव की डेथ हो जाती है। तो माधव राव की जब डेथ हो गई तो फिर से रघुनाथ राव जो है वो क्या होता है, वो हैप्पी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद शायद रघुनाथ राव को मौका मिल जाए। लेकिन यहां पर अगला पेशवा किसको बना दिया जाता है, नारायण राव को, और नारायण राव अगले पेशवा बन जाते हैं। इस तरीके से ये सिनारियो देखने को मिलता है। मेरी बात समझ में आई। लेकिन रघुनाथ राव जो है पेशवा बनने के चक्कर में इस नारायण राव की हत्या करवा देता है, ठीक है, इसकी हत्या करवा देता है। लेकिन रघुनाथ राव इसके बावजूद भी पेशवा नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वो पेशवा नहीं बन पाता क्योंकि रघुनाथ राव के बीच में आ जाते हैं नाना फडणवीस, और नाना फडणवीस क्या करते हैं, नारायण राव के यंग चाइल्ड, मतलब उनकी जो वाइफ होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं और 6-8 महीने के बच्चे को सत्ता में बिठा देते हैं। माइनर चाइल्ड होता है, नाना फडणवीस जो है उसमें मदद करते हैं, और रघुनाथ राव जो है पेशवा नहीं बन पाता, इसीलिए उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। Got it my points? You got it the scenario? आपको ये सिनारियो समझ में आ चुका होगा। तो अगला जो पेशवा है वो कौन बना है, माधव राव सेकंड कह लीजिए, जो किसके बेटे होते हैं, नारायण राव के बेटे होते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। और रघुनाथ राव यहाँ अब आग बबूला हो चुका है। अब ये आग बबूला रघुनाथ राव कहाँ जाएगा, ये चचा कहाँ जाएंगे, ये चचा जाएंगे किसी व्यक्ति से मदद मांगने के लिए। तो हमने देखा बाजीराव फर्स्ट जो है ये कहीं ना कहीं जो है बालाजी बाजीराव के ब्रदर होते हैं, और इस तरीके से ये अब मदद मांगने कहाँ जाएंगे, मदद उसी से मांगी जाती है जो पावरफुल है। और इस समय एक पावर डेवलप हो रही है, उस पावर का नाम क्या हो सकता है, वो है हमारे कैप्टन रसल, मतलब इंग्लिश। तो रघुनाथ राव इज मूविंग टूवर्ड द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स की ओर जा रहे हैं। और जब ब्रिटिशर्स की ओर जाएंगे, और ब्रिटिशर्स तो इसी मौके की तलाश में बैठे हुए हैं कि कब उनके पास कोई आए और कब हम उनका रायता जो है वो फैला दें, और इस रायते को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव was the reasons that is going to convert in the battle of Anglo-Maratha Wars। और इस तरीके से पहला एंग्लो मराठा वॉर होगा, और ये अंग्रेज और मराठा के बीच में इस तरीके से सिनारियो बनेगा। तो दिस इज द सिनारियो इन दैट बिहाइंड द एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट। और इस तरीके से एंग्लो मराठा वॉर की पृष्ठभूमि आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं ऐसा मान लेता हूँ, समझ लेता हूँ। इसमें कोई दिक्कत तो आप मेरे को दोबारा बताइए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, वो हमारा पेशवास को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये बालाजी बाजीराव के दूसरे बेटे होते हैं, और ये केवल क्या होते हैं, 17 वर्ष के होते हैं, और इनके
इनकी मदद के लिए इनके चचा होते हैं रघुनाथ राव, लेकिन इनके बीच में मतभेद आना शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही कहानी है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, इनके समय एक खास घटना और होती है, और वो होती है 1771-72 में महादजी सिंधिया के प्रयास के फलस्वरूप शाह आलम मुगल एम्पायर जो है पुनः गद्दी पर आता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये मुगल बादशाह कहाँ चला जाता है। देखिए क्या होता है कि इसके पीछे थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। बैटल ऑफ बक्सर नाम तो सुना ही होगा। बैटल ऑफ बक्सर में मुगल बादशाह की पटकनी दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसे कैप्चर कर वो लोग जो है इलाहाबाद में बिठा देते हैं कि भैया तुम अब इलाहाबाद में बैठे रहो, आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको क्वारंटाइन कर दिया गया। कहाँ पर? इलाहाबाद में। यू कैन नॉट मूव टूवर्ड्स द दिल्ली। इतना कमज़ोर हो चुका है मुगल बादशाह की, मतलब इतना वीक हो चुका है कि वो दिल्ली नहीं जा सकता, और ऊपर से वो बैटल और हार चुके हैं, और कोरोना तो हो ही चुका है। दैट मीन्स क्वारंटाइन कर दिया गया है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो महादजी सिंधिया जो है वो फिर से उस व्यक्ति को क्वारंटाइन से हटाते हैं, इलाहाबाद से हटाते हैं, और इसे फिर से दिल्ली की ओर लेकर जाते हैं। तो ये टाइम किसका है? माधवराव का है। 1761 से 72 के बीच की ये घटना होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में 1771 दिया हुआ है। ठीक है, 1771-72 का ही टाइम होता है लगभग, आप वहां से समझ सकते हैं। एक तो ये सिनारियो खास है, ठीक है, यहां से हम थोड़ा समझते हैं। लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, मैंने आपको बताया डिसीज़ के कारण, दैट मीन्स टीबी के कारण इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इनके मरने के बाद रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहते हैं वो पेशवा नहीं बन पाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारायण राव को इनकी ये हत्या कर देते हैं। ये सिनारियो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पर रोल आता है नाना फडणवीस का। नाना फडणवीस क्या करते हैं? सवाई माधवराव या माधवराव सेकंड को, ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही यंग होते हैं, बहुत ही माइनर चाइल्ड होते हैं। बहुत माइनर चाइल्ड का मतलब 5-6 महीने के होते हैं। ठीक है, और ये सभा माधवराव से भी सभा होगा, इस तरीके से इनका नाम सवाई माधवराव या माधवराव सेकंड रखा जाता है। ठीक है, तो अपने फादर की डेथ के बाद ये सत्ता में आते हैं, और इनकी अब ये तो बहुत 5-6 साल के बच्चे होते हैं। अब 5-6 साल के बच्चा जब तक बड़ा होगा तब तक तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और यहाँ पर जो है नारायण जो राघोबा है वो रायता फैला रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, एक 12 भाई परिषद बनाते हैं। 12 भाई परिषद इज नथिंग बट सेम काइंड ऑफ द कैबिनेट। जैसे आज की डेट में आप देखिए कैबिनेट होती है, ठीक है, तो सेम वैसे ही होता है। और ये 12 भाई परिषद में खास रोल अदा कर रहे हैं हमारे नाना फडणवीस। Appointed Peshwa as an infant with a council of the Maratha generals and the minister of as regent। मतलब इस प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी इस परिषद पर होगी, और ये परिषद जो है वो इस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो इसमें नाना फडणवीस बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं, और इस तरीके से सिनारियो देखने को मिलेगा। ठीक है, सवाई माधवराव के टाइम पर हम देखते हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि अब इसी समय एक घटना, एक सीक्वेंस बन रही है, और वो सीक्वेंस ये है कि राघोबा जो है वो कहाँ पहुँच चुके हैं। राघोबा जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, वो अंग्रेज़ों के संपर्क में आ चुके हैं, अंग्रेज़ों के संपर्क में आएंगे, और इसी के फलस्वरूप एंग्लो मराठा वॉर होंगे, और इस तरीके से ये सिनारियो देखने को मिलेगा। तो वी विल फाइंड द नेक्स्ट 3 बैटल्स इन बिटवीन द एंग्लो मराठा कम्युनिटीज़। ठीक है, और इस तरीके से ये 3 बैटल लड़े जाएंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, पहले वाले मराठा युद्ध का कारण आपको समझ में आ चुका है, और ये 1775 से 82 के बीच में, 1775 एंड 82। अब देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसा इतना लंबा युद्ध क्या कर रहे थे। 1775 से 82 तक विश्व का सबसे बड़ा युद्ध जो माना जाता है वो महाभारत के युद्ध को माना जाता है। हालांकि मैं एक समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि वो युद्ध 18 से 19 दिन में ख़त्म हो गया था, 18 डेज में ख़त्म हो चुका था। इतने बड़े बड़े युद्ध लड़ रहे थे ये भाई साहब। अंग्रेज और मराठा क्या कर रहे थे कि भैया कि 5-6 साल तक, 7 साल तक इतना लड़ रहे थे, है ना। 7 ईयर वॉर्स भी आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो मोटे तौर पर इतना ये क्या कर रहे थे, रोज सुबह जाते थे, 7 साल तक लड़ाई कर रहे थे। देखिए तो क्या होता है, हिस्टोरियन ने जो सीक्वेंसेस हुई हैं, मतलब जो बैटल हुए हैं, उस सीक्वेंस को एक अरेंजमेंट दे दिया गया है कि भले ये घटना हुई, ये घटना हुई, ये घटना हुई, और ये घटना का प्रभाव ये हुआ कि आगे चलकर इनके बीच में एक संधि जाती है, और फिर फाइनली जाकर ये बैटल एंड होता है। टू अंडरस्टैंड द बैटल सिनारियो, ठीक है, तो इस सिनारियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए उन्होंने इन घटनाओं को डिवाइड कर दिया है और नाम दिया है एंग्लो मराठा वॉर। तो
इस इतने बड़े घटनाक्रम को आसानी से समझने के लिए बनाया गया एक सिनारियो है जो 6 से 7 साल या अलग अलग वर्षों का हो सकता है। ठीक है, तो हमें उनके मेन जो ट्रीटीज़ हैं, मेन जो बैटल्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा समझना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। तो हमें इतना डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना कि भैया उसने मारा था तो कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, वो जो तलवार जो थी उसका नाम क्या था, या जो कैनन था या उसका यूज़ किया था, किस तरीके से मारा था, कहाँ गिरा था, कितना इंच गिरा था, ठीक है, और कितना लोग घायल हुआ था, ये सब चीज़ें नहीं करना। वी नीड टू फाइंड आउट द क्रीम ऑफ द बैटल्स। ठीक है, और वो क्रीम है ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ये शुरुआत की जो 4 संधियां हैं, दैट मीन्स ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ बडगांव एंड सालवाई, दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वॉर। ये पहले वाले युद्ध से रिलेटेड होती हैं। इसके बाद जो आती हैं ट्रीटी ऑफ बसीन, देवगांव, अर्जुन सुन्नीगांव और पूना की संधि, ये आपको देखने को मिलेंगी सेकंड नंबर के बैटल से। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज 4 ट्रीटीज, थोड़ा सा हम इन पर डिस्कशंस करेंगे, है ना। और ये आपके सेकंड वाले बैटल से रिलेटेड होती हैं। और इसके बाद आता है ये कुछ और संधियां जिनका नाम है ग्वालियर और मंदसौर की संधि। तो ये ग्वालियर और मंदसौर की संधि तीसरे वाले बैटल से रिलेटेड होती हैं और इस तरीके से मराठा यूनियन 1818 में ख़त्म हो जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो मराठा वॉर। तो एंग्लो मराठा वॉर की सिनारियो को मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, अदरवाइज़ ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, और वो प्रोसेस में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें, मदमस्त रहें। कोई क्वेश्चंस हो, कोई हो क्वेरीज हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।